प्रिय विद्यार्थियों, मैं रतन सिंह, अध्यक्ष राजनीति शास्त्र विभाग वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके साथ सामाजिक परिवर्तन के कारक विषय के साथ उपस्थित हूँ। परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो कि प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में अवश्य चलती है, परंतु प्रश्न यह उठता है कि किसी भी समाज में होने वाले परिवर्तनों का कारण क्या है। वे कौन कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें प्रथम कारक है प्राकृतिक या भौतिक कारक। भौतिक कारकों का मतलब प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों से है। पृथ्वी पर कई तरह निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरण के लिए कभी वर्षा ज़्यादा हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, लोग भूखे मरने लगते हैं, उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रकार भूकंप आदि से भी लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। अन्न की कमी हो जाती है, भूखमरी फैल जाती है, अनेक बीमारियां लोगों को घेर लेती हैं और जीवन यापन के साधनों का अभाव हो जाता है। जनसंख्या एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की ओर भागने लगती है। भारत में इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से लोगों के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। यहाँ के 70% से अधिक लोग खेती करते हैं। परिणाम स्वरूप बाढ़, सूखा आदि भौतिक कारण उनके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। दूसरा कारक है जैविकीय कारक। जैविकीय कारकों का तात्पर्य वंशागत परिवर्तनों से है। प्रत्येक बालक किसी न किसी रूप में अपने माता पिता से मिलता है। यह समानता रंग, रूप या शारीरिक बनावट में भी हो सकती है तथा गुणों में भी, परंतु पीढ़ी दर पीढ़ी यह समानता कम होती जाती है और 3-4 पीढ़ियों तक पहुँचते पहुँचते यह अंतर बहुत बढ़ जाता है। आज जातीय एवं प्रांतीय बंधन धीरे धीरे शिथिल होते जा रहे हैं। भारतीय लोग भारतीयों से ही नहीं, विदेशियों से भी विवाह संबंध स्थापित करने लगे हैं, जिससे आगे परिवर्तन होगा। अगला है जनसंख्या। जनसंख्या भी एक ऐसा तत्व है जिससे भारतीय समाज व्यवस्था को बहुत परिवर्तित किया है। स्वतंत्रता के पश्चात से ही भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में निम्नता आई है। जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई, अतः लोगों का बहुत बड़ा भाग निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। क्योंकि यह स्वाभाविक है कि जनसंख्या कम होती है तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर अच्छा होता है। वहाँ जो भी परिवर्तन होंगे समाज को प्रगति की ओर ले जाएंगे। इसके विपरीत जब जनसंख्या अधिक होती है तो उस अनुपात में लोगों को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार आदि की सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती। परिणाम स्वरूप उनके जीवन के स्तर में गिरावट आ जाती है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बेरोजगारी की समस्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यही नहीं, जनसंख्या अधिक होने तथा जीवन यापन की सुविधाओं का अभाव होने के कारण लोग अपनी उदर पूर्ति हेतु अनुचित साधनों का प्रयोग करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप नैतिक मूल्यों में गिरावट आती है तथा मानवता की भावना का लोप हो जाता है। जनसंख्या के आधिक्य से उसकी गुणात्मकता में कमी आती है। यहाँ तक कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, जो स्वयं अनेक भयंकर समस्याओं की जनक है। जनसंख्या वृद्धि ने भारतीय पारिवारिक स्वरूप को भी परिवर्तित कर दिया है। पहले यहाँ संयुक्त परिवार थे, आपसी झगड़ों के कारण अब धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं और उनका स्थान एकल परिवार लेते जा रहे हैं। परिवारों के बढ़ जाने से आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं, फलतः स्त्रियों में भी नौकरी करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अगला है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारक है। इससे नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे नगरों में नए उद्योग लगते हैं वैसे वैसे ग्रामीण लोग अपने गांवों को छोड़कर रोजगार की तलाश में नगरों की ओर जाते हैं। शहर में रहकर
ये यहाँ की सभ्यता और संस्कृति के संपर्क में आते हैं। इससे उनके रहन सहन का स्तर बदल जाता है, उनके विचारों में भी परिवर्तन आ जाता है। फैक्ट्रियों में बाहर से कच्चा माल मंगाया जाता है और वहाँ तैयार माल भेजा जाता है। इस कारण यातायात एवं संचार सुविधाओं का विस्तार होता है। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का अवसर मिलता है, जिससे विभिन्न स्थानों की संस्कृतियों का उन पर प्रभाव पड़ता है। फैक्ट्रियों में विभिन्न धर्मों, जातियों और संप्रदायों के लोग एक साथ काम करते हैं और सभी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिससे सामाजिक परिवर्तन को बल मिलता है। औद्योगिकरण के कारण होने वाले सामाजिक परिवर्तन का एक अन्य पहलू यह भी है कि मशीनों के आने से जो कार्य हाथ से किया जाता था उसे मशीनें करने लग गई हैं और इससे व्यक्ति का खाली समय जो है वो बढ़ा है। और खाली समय बढ़ जाने से मनुष्य के अंदर जो है बेरोजगारी की समस्या आई है। निर्धन और निर्धन होते जा रहे हैं, धनवान अधिक धनवान होते जा रहे हैं। एक और धनाभाव और दूसरी ओर धनाधिक्य के कारण मानवीय मूल्यों में गिरावट आ रही है। अगला है नए आविष्कार। नवीन खोजों ने भी भारतीय समाज को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे वह उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए नए साधन खोज निकालता है, जिससे नए आविष्कार होते हैं और इन आविष्कारों से होता है सामाजिक परिवर्तन। यह इन नित्य दिन होने वाले आविष्कारों का ही परिणाम है कि किसी युग में वृक्षों की छाल पहनने, कंदमूल तथा यहाँ तक कि कच्चा मांस खाकर जीवन निर्वाह करने वाला मानव आज विकास की इस अवस्था तक पहुंच गया है। अगला है कानून। स्वतंत्रता के बाद से भारतीय समाज में कानूनों के द्वारा भी व्यापक सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायता मिली है। वास्तव में कानून किसी भी समाज में परिवर्तन लाने वाला सशक्त साधन है, क्योंकि यदि हम समाज के लोगों को यूं ही किसी नए परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए कहेंगे तो लोग नहीं मानेंगे, और अगर वही बात कानून बना करके कही जाती है तो लोग इसको मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आरंभ में तो उस बात को एक दबाव के रूप में स्वीकारते हैं, पर बाद में वही उसके जीवन का अंग बन जाती है। भारत जैसे रूढ़िवादी समाज में तो सीधे साधे ढंग से लोगों को किसी परिवर्तन के लिए तैयार करना बड़ा ही कठिन कार्य है। अतः यहाँ स्वतंत्रता के पश्चात कानून बनाकर अनेक परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए कानून द्वारा राजाओं की प्रीवी पर्स की समाप्ति, जागीरदार प्रथा का अंत, दासता एवं शोषण की समाप्ति, छुआछूत को दूर करके देश के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन में व्यापक परिवर्तन लाए गए हैं। इसी प्रकार बाल विवाह, बहु विवाह तथा सती प्रथा आदि को कानूनी रूप से दंडनीय घोषित करके यहाँ अनेक सामाजिक सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। अगला है धर्म। वैसे तो धर्म प्रत्येक समाज में परिवर्तन लाता है, परंतु भारतीय समाज को बदलने में तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आर्य समाज, ब्रह्म समाज जैसे धार्मिक आंदोलनों ने भारतीय जीवन में व्यापक परिवर्तन किए हैं, जिनको भुलाया नहीं जा सकता। अगला है युद्ध। जब किसी देश में युद्ध का समय चल रहा होता है तो वहां जन धन की अपार हानि होती है, आर्थिक साधन नष्ट हो जाते हैं, जनसंख्या कम हो जाती है, लोगों के नैतिक स्तर में गिरावट आ जाती है और कई बार युद्ध की विध्वंसक लीला व्यक्ति के विचारों में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन ला देती है। उदाहरण के लिए कलिंग के युद्ध में भयंकर रक्तपात को देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और वह युद्ध के मार्ग को छोड़कर शांति प्रिय बन गया। अगला कारक है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में हम बता सकते हैं कि भारत में जैसे जैसे ऋतुएं बदलती हैं वैसे वैसे लोगों की वेशभूषा तथा खान पान इत्यादि में परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रकार यदि किसी गर्म जलवायु वाले स्थान पर रहने वाले लोग ठंडी जलवायु वाले देश में चले जाएं तो वहां पर उनके जीवन में व्यापक बदलाव आ जाएगा। इस प्रकार
भौगोलिक परिस्थितियां सामाजिक परिवर्तन की महत्वपूर्ण कारक हैं। अगला है आर्थिक कारक। किसी समाज की आर्थिक स्थिति में जैसे जैसे परिवर्तन आता है वैसे वैसे उस समाज में सामाजिक परिवर्तन होते हैं। यदि किसी समाज की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है तो लोगों के रहन सहन के स्तर में निम्नता आ जाएगी और इसका प्रभाव उनके नैतिक स्तर पर भी पड़ेगा, क्योंकि जीवन यापन की सुविधाओं का अभाव व्यक्ति को नैतिक दृष्टि से गिरा देता है। उद्योगों तथा बैंकों के राष्ट्रीयकरण, उत्पादन के साधनों पर राज्य के नियंत्रण आदि के द्वारा भारत में व्यापक सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। अगला है मनोविज्ञान। वास्तव में सभी प्रकार के नवीन आविष्कारों तथा परिवर्तनों आदि के पीछे मानव मनोविज्ञान निहित है। मानव का यह स्वभाव है कि वह सदैव कुछ नया कार्य करना चाहता है। जब कोई समस्या उसके सामने आती है तो वह उस पर विचार करता है तथा उसका समाधान खोजता है। परिणाम स्वरूप वह कोई नई खोज करता है और ये नवीन खोजें सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार जब व्यक्ति को अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत करने का मौका मिलता है तो उससे सामाजिक परिवर्तन होता है।